मम्मी बनाना आखिर शुरू क्यों हुआ और मम्मी बनाने का पूरा प्रोसेस कैसा होता था। आज से लगभग 5,500 साल पहले इजिप्ट के रेगिस्तान में एक इंसान ने कुछ ऐसा देखा जिसने उसे अंदर से हिला दिया। ज़मीन में दबी एक बॉडी, लेकिन वो पूरी तरह से सड़ी नहीं थी। चेहरा पहचाना जा सकता था, स्किन भी वैसी की वैसी ही थी, सिर्फ सिकुड़ी हुई थी, जैसे वक्त ने उसे छुआ ही नहीं। उसने दूसरों को बुलाया, लोग आए, देखा और डर गए। ये कोई इशारा था, ये रेगिस्तान कुछ कह रहा था। लेकिन असल में रेगिस्तान कोई जादू नहीं कर रहा था, वो सिर्फ अपना काम कर रहा था। इजिप्ट का रेगिस्तान बेतहाशा गर्म है और इतना सूखा कि पूरे साल में बारिश के नाम पर कुछ नहीं, हवा में नमी का नामो निशान नहीं। जब कोई बॉडी उस रेत में दब जाती थी तो रेत उसकी सारी नमी खींच लेती थी, और जिसके कारण बॉडी में नमी नहीं बचती थी, उसमें बैक्टीरिया टिक ही नहीं पाते थे। बैक्टीरिया ही तो होते हैं जो सड़ाते हैं, बैक्टीरिया ही होते हैं वो गलाते हैं। लेकिन नमी ना होने के कारण बैक्टीरिया बॉडी में पनप ही नहीं पाते थे, जिससे सड़न होती ही नहीं थी और बॉडी बची रहती थी। इजिप्ट के उन लोगों को ये साइंस पता नहीं थी, लेकिन उन्होंने जो देखा उससे उन्होंने एक नतीजा निकाला। अगर शरीर बचा रहे तो इंसान मरता नहीं है। उनका मानना था मौत अंत नहीं है, एक और दुनिया है जहां मरने के बाद आत्मा जाती है, और उस दुनिया में आत्मा को अपना शरीर चाहिए, एक घर चाहिए, एक ठिकाना चाहिए। अगर शरीर नष्ट हो गया तो आत्मा भटकती रहेगी हमेशा के लिए। इसीलिए शरीर को बचाना सिर्फ रस्म नहीं थी, वो जरूरी था, उतना ही जरूरी जितना खाना पीना। शुरुआत में प्रोसेस सिंपल था, बॉडी को रेगिस्तान में दफनाओ, रेत खुद ब खुद अपना काम कर देगी। लेकिन धीरे धीरे इजिप्ट बदला, फेरोन्स आए, पिरामिड बने और अमीर लोगों ने बड़े बड़े पत्थर की कब्र बनाना शुरू कर दिया। तब एक प्रॉब्लम सामने आ गई, पत्थर की कब्रों के अंदर रेत नहीं थी, जिसके कारण नमी बनी रहती थी और बॉडी सड़ने लगती थी। जो काम रेगिस्तान खुद करता था, अब वो काम इंसानों को करना था। उसके बाद शुरुआत होती है मम्मी बनाने की प्रोसेस की। आज से लगभग 4,600 साल पहले इजिप्ट में जब पिरामिड ऑफ गीज़ा बन रहे थे, ममीफिकेशन एक प्रोसेस बन गया। एक परफेक्ट ग्रुप था जिन्हें इम्बालमर कहते हैं। ये लोग मौत के बाद बॉडी को संभालते थे। ये काम सीखा जाता था पीढ़ी दर पीढ़ी कि कैसे मम्मी बनाना है। ये एक पवित्र काम माना जाता था, क्योंकि ये किसी की आत्मा को दूसरी दुनिया तक पहुंचाने का काम था। बॉडी जैसे ही उनके पास आती, मम्मी बनाने की प्रोसेस शुरू हो जाती थी। सबसे पहले बॉडी को नील नदी के पानी से धोया जाता था, साफ किया जाता था। ये सिर्फ सफाई नहीं थी, ये एक रस्म थी। फिर शुरू होता था असली काम, दिमाग निकालना। इजिप्शियन मानते थे कि दिमाग का कोई काम नहीं है, सोचने का काम तो दिल करता है, दिमाग नहीं। इसीलिए दिमाग को बचाने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक लंबा मेटल का हुक नाक के अंदर डाला जाता था, खोपड़ी में एक छेद किया जाता और फिर दिमाग को अंदर ही तोड़ तोड़ कर लिक्विड बनाया जाता था। उसके बाद बॉडी को उल्टा कर दिया जाता था, जिससे वो सारा लिक्विड नाक से बाहर आ जाता था। जो बाकी बचता उसे उसी हुक से खींच खींच कर निकाला जाता था और उसे फेंक दिया जाता था। उसके बाद पेट की तरफ आते थे। बाईं तरफ नाभि के नीचे एक काले पवित्र पत्थर से चीरा लगाया जाता। इसके बाद हाथ अंदर डाल के एक एक करके लीवर, लंग्स, स्टमक और इंटेस्टाइन निकाले जाते, क्योंकि ऑर्गन में नमी होती है, जिसके कारण बैक्टीरिया पनप सकते हैं और बॉडी सड़ा सकते हैं। लेकिन अंगों को फेंका नहीं जाता था, इन्हें भी बचाना था, क्योंकि उन्हें लगता था कि दूसरी दुनिया में भी इंसान को सांस लेनी है, खाना खाना है, जिंदगी जीनी है, और इसके लिए ऑर्गन्स चाहिए। हर ऑर्गन्स को अलग अलग नमक में ड्राई किया जाता, पेड़ों से निकलने वाले रस से कोट किया जाता, सन के पौधों से बने कपड़े में लपेटा जाता, फिर उन्हें मटकों जैसे जार में रखा जाता। 4 अंगों के लिए 4 जार, और चारों जार के ऊपर 4 अलग अलग देवताओं के चित्र बने होते थे। ये चारों चित्र सन्स ऑफ हॉरुस के थे। हॉरुस को इजिप्ट में देवता माना जाता था और उनके ये चारों बेटे हर ऑर्गन की रक्षा करते थे। बॉडी में सिर्फ दिल रहने दिया जाता था, क्योंकि उनका मानना था कि दिल ही तो है जो सोचता है, जिसमें आत्मा बसती है। इसीलिए दिल को छूना ठीक नहीं था।
इन चारों अंगों को निकालने के बाद बॉडी को पाम वाइन और स्पाइसेस से साफ किया जाता था और फिर शुरू होती थी असली प्रिजर्वेशन। बॉडी को ढका जाता था और नेट्रॉन से सोखा जाता था। नेट्रॉन एक नेचुरल नमक था जो इजिप्ट की सूखी झीलों के किनारे मिलता था। इसमें सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट होते थे। ये नमक नमी को बड़ी तेजी से सोखता था, इसीलिए बॉडी के चारों तरफ ये नमक के ढेर लगाए जाते। अंदर भी नेट्रॉन के छोटे छोटे पाउचेस भरे जाते थे और फिर 40 दिन का इंतजार। 40 दिन तक बॉडी को वैसे ही पड़ी रहने दिया जाता था। नमक उसकी नमी खींच लेता था, शरीर सिकुड़ जाता था, सूखता था, रंग गहरा होता जाता था। 40 दिन के बाद नमक को हटाया जाता था। बॉडी अब सूखी, हल्की और बेहद नाजुक हो जाती है। लेकिन काम अभी आधा ही हुआ था। अगले 30 दिन फिनिशिंग का काम बाकी है। पहले बॉडी के खाली हिस्सों में लाइनेन, चूरा और जड़ी बूटियां भरी जाती ताकि बॉडी का शेप बना रहे और वो इंसान जैसा है वैसा ही दिखता रहे। फिर पूरी बॉडी को तेल और पेट से निकलने वाले लिक्विड से लेपा जाता था। 4 अलग अलग तेल इस्तेमाल होते थे। ये सब दूर दूर से आते थे, बेहद महंगे लेकिन ज़रूरी। ये ऑयल बॉडी को फ्लेक्सिबल रखते थे और बैक्टीरिया को दूर रखते थे। अब शुरू होती थी रैपिंग, मतलब लपेटना। सफ़ेद पट्टियाँ, ये सफ़ेद कपड़े की पट्टियाँ सन के पौधों से बनी होती थी। एक एक उंगली अलग अलग लपेटी जाती थी, फिर हाथ, फिर पैर और फिर पूरा शरीर, परत के बाद परत, एक के ऊपर एक मम्मी पर कभी कभी 100 मीटर से ज़्यादा पट्टियाँ इस्तेमाल होती थी। हर परत के बीच में रखे जाते थे छोटे छोटे ताबीज़ सुरक्षा के लिए। आइस ऑफ हॉरुस बुरी आत्माओं से बचाता था। एक पवित्र गुबरेला सबसे ज़रूरी था, दिल के ठीक ऊपर रखा जाता था। इनका मानना था कि दिल को दूसरी दुनिया में तराजू पर तोला जाएगा, जिसकी दूसरी साइड सच्चाई की देवी का एक पंख रखा जाएगा। अगर दिल भारी हुआ यानी इंसान ने बुरे काम किए हैं तो एक जानवर उसे खा जाएगा हमेशा के लिए। पर यह गुबरेला जो दिल के ऊपर रखा है वो इसे बचाएगा। इस 30 दिनों के प्रोसेस में जब रैपिंग खत्म होने पर होती है, चेहरे पर रखा जाता था एक डेथ मास्क। अमीरों के लिए सोने का, बाकियों के लिए प्लास्टर और कपड़े से बना सस्ता मुखौटा, ताकि जब आत्मा वापस आए तो वो भटके नहीं, इजीली अपना चेहरा पहचान सके। कुल मिलाकर 70 दिन ये सब काम होता था। पहले 40 दिन नमक में और फिर 30 दिन रैपिंग में, तब जाकर एक मम्मी तैयार होती थी। उसके बाद बॉडी को ताबूत में रखा जाता था, जिसके अंदर जितना अमीर इंसान उतनी ज्यादा परतें होती थी। तूतनम खान के 3 ताबूत थे, सबसे बाहर वाला पेंटेड वुड का, बीच वाला गिल्डेड वुड का और सबसे अंदर वाला सॉलिड गोल्ड का, करीब 110 किलो सोने का। ताबूत में बॉडी के साथ सब कुछ रखा जाता था, खाना, बर्तन, हथियार, गहने, जानवरों की ममीज, बिल्ली, बाज, बैल और छोटी छोटी मूर्तियाँ जो बॉडी की दूसरी दुनिया में सेवा करेगी। उनका मानना था कि जब देवता कोई काम सौंपेगा तो ये सेवक उठेंगे और काम कर देंगे, जिससे आत्मा को मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इसके साथ एक कागज या फिर चमड़े पर लिखा हुआ एक दस्तावेज रखा जाता था, जिसे बुक ऑफ डेड कहते हैं। इसमें इंस्ट्रक्शन थे, कैसे रास्ता ढूंढना है, कौन से शब्द बोलने हैं, कौन से ट्रैप से बचना है, कैसे देवताओं के सामने अपना दिल साफ साबित करना है मौत के बाद की जिंदगी के लिए। ये एक टाइप की गाइड बुक थी। ये शुरुआत में फिरौन्स के लिए था, लेकिन सदियों के साथ ममीफिकेशन आम हुआ। अमीर लोग, फिर मिडिल क्लास, फिर गरीब भी। जितना अफोर्ड हो सके लोग उतना करते। गरीबों के लिए प्रोसेस सिंपल था। इंटेस्टाइन को बाहर निकाल देते, नमक में ढक देते और लपेट देते, काम खत्म। अमीरों के लिए 70 दिन, हर डिटेल परफेक्ट, लेकिन इरादा एक ही था, शरीर को बचाना, आत्मा को घर देना। ये ट्रेडिशन 3000 साल तक चला, पिरामिड के ज़माने से लेकर रोमन तक। इसीलिए शरीर बचे रहे। हज़ारों साल बाद भी ये मम्मी म्यूजियम में है, उनके चेहरे दिखते हैं, उनकी हड्डियां बरकरार है, उनके बालों का रंग पहचाना जा सकता है। वैज्ञानिक उनके डीएनए से बता सकते हैं कि वो कहाँ से आए थे, उनकी बीमारियां क्या थी और वो क्या खाते थे। इजिप्ट के लोगों को पता नहीं था कि हज़ारों साल बाद भी दुनिया उन्हें देखेगी। उन्हें बस एक यकीन था कि मौत अंत नहीं है, और उसी यकीन ने उन्हें दुनिया का सबसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिचुअल्स बनाने पर मजबूर किया। बैक्टीरिया का उन्हें नाम नहीं पता था, केमिस्ट्री पता नहीं थी, फिर भी उन्होंने कर दिखाया। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।